हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टाफिंग प्रोसेस। किसी भी स्टाफ का अपॉइंटमेंट करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। स्टाफिंग प्रोसेस में हमारा 5th स्टेप चल रहा है जिसका डिस्कशन हम आज करेंगे। और जो 4 स्टेप्स हैं उनका डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट पीपल सीक्स इज नॉट सिंपली ए जॉब बट ए कैरियर। यह जो लाइन है, व्हाट पीपल सीक्स इज नॉट सिंपली ए जॉब बट ए कैरियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है। कोई भी एम्प्लॉई सिंपल एक जॉब नहीं करना चाहता। जॉब तो हम कह सकते हैं कि जो एक दिन के लिए की जाती है, कुछ घंटों के लिए, कुछ वीक्स के लिए या कुछ महीनों के लिए, लेकिन जो भी काम करते हैं उसको हम जॉब कहेंगे। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ एक जॉब नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है उस जॉब में सेफ रहे। मीन्स वो एक फ्यूचर बनाना चाहता है, ना कि उसे काम चाहिए बल्कि उसको अपना फ्यूचर बनाना होता है। Everyone must have the opportunity to rise to the top। प्रत्येक किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जो है टॉप तक, ऊपर तक उठ सके। The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee learning। इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने का बेस्ट जो तरीका है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, कि एम्प्लॉय जो है ऊपर तक ग्रो करे, उसका प्रमोशन हो, उसको इंक्रीमेंट मिले, उसका मतलब टाइम पे उसका डेवलपमेंट हो, उसको कुछ सीखने को मिले। इस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं? फैसिलिटेट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवा के एम्प्लॉयज को कुछ नया सीखने को मिलता रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हैव आइदर इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स। इसमें किसी भी एम्प्लॉय को कुछ नया सीखने को मिले, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? हो सकता है कि उसके कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और हैव फोर्स्ड अलायंस विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। या फिर हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ कोई अपना अच्छा अलायंस बना रखा हो। टू एंश्योर कंटिन्यूइंग लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉय, जिससे कि वो ये निश्चित कर सकें कि उनके एम्प्लॉयज जो है कंटिन्यू कुछ नया सीख रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब कोई एम्प्लॉय कुछ नया सीखेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ सकता है। अगर उसको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा तो वो उसी पोस्ट पे काम करता रहेगा, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उसका कैरियर नहीं बन पाएगा, फ्यूचर सेफ नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। द ऑर्गेनाइजेशन टू बेनिफिट इन टर्न, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। इफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाई, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से फायदा होता है? अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा। देयर कॉम्पिटेंसीज आर स्ट्रेंथन, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। दे परफॉर्म बेटर एंड दस कंट्रीब्यूट मोर टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और वो इससे अच्छी परफॉर्मेंस देगा ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव और एफिशिएंसी में और अधिक कंट्रीब्यूशन देगा। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर एडवांसमेंट टू देयर मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशंस are not only able to attract but also retain its talented people। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स की कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफर करके, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ओनली एबल टू अट्रैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट ही नहीं करता है बट आल्सो रिटेन इट्स टैलेंटेड पीपल, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड पीपल होते हैं वो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही रख पाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को और अधिक फायदा होता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो है टैलेंटेड लोग हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है अपने काम की रिगार्डिंग, तो
ऑर्गेनाइजेशन उनको अगर अपॉर्चुनिटी देगा आगे बढ़ने की, उनको प्रमोट करेगा, उनको अवसर मिलेंगे नए नए, तो वो जो टैलेंटेड पीपल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज ए सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है विच टेक्स केयर ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन, जिसको कि स्टाफिंग फंक्शन को भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, द लाइन मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें लाइन मैनेजर को ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग विल देन इंक्लूड 3 मोर स्टेजेस। जब ये सारे काम एक मैनेजर करता है तो उसके जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसमें 3 जो स्टेज और इंक्लूड कर दी जाती हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सारे काम करता है तो ये जो आगे के जो भी स्टेप हैं ये सारे काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन अगर कोई अलग से, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट नहीं बना रखा और कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, तो उसमें लाइन मैनेजर ये सारे फंक्शंस करता है। 6th स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर लिया जाता है उसके बाद उनको ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग के दौरान कुछ सीखा है कि नहीं, इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल आवश्यक होता है। आफ्टर द एम्प्लॉयज हैव अंडरगोन ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, जब कोई एम्प्लॉय एक ट्रेनिंग लेता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, एंड दे हैव बीन ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, और वो उस जॉब पे कुछ टाइम काम करता है। ट्रेनिंग लेने के बाद जब कोई एम्प्लॉय कुछ टाइम के लिए उस जॉब पे काम करता है जिस जॉब के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है, देयर इज ए नीड टू इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस, तब उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने की आवश्यकता पड़ती है, उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। यह तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय उन्होंने अपॉइंट किया है वो ट्रेनिंग के बाद ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस जिससे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए 2 मेथड होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स का यूज करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। इस परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि जो एम्प्लॉय की जो करंट परफॉर्मेंस निकल के आई है और उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी, उन दोनों को इवेलुएट करता है, और फिर जो उसका जो कंक्लूजन निकल के आया, मतलब कि पास्ट में जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसमें कुछ बेटर हुआ कि नहीं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सही से काम कर रहा है तो उसका अप्रेजल किया जाता है, नहीं तो उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द स्टैंडर्ड आर एंड द सुपीरियर इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय फीडबैक ऑन हिज हर परफॉर्मेंस। में एम्प्लॉय यह जानने की इच्छा रखता है कि किस स्टैंडर्ड पे उनका इवैल्यूएशन किया गया है, और जो सुपीरियर हैं वो एम्प्लॉयज को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस देयरफॉर विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि जॉब क्या करनी है उनको, अगर वो एम्प्लॉई उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है
तो उसको हो सकता है बेटर जॉब पे अपॉइंट किया जाए। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसको जिस लेवल पे वो काम कर रहा है उससे भी कम लेवल का काम दिया जाए। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको और अच्छा काम दे दिया जाए अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है। एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, और जो सुपीरियर है वो एम्प्लॉयज को उसके रिगार्डिंग फीडबैक प्रोवाइड करता है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, 7th जो स्टेप है वो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर देयर एम्प्लॉय। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक हो गया है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके प्रमोशन के लिए रास्ते तैयार करें कि किस तरह से वो अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं, उनके करियर का आगे क्या होगा, उनका करियर आगे बढ़ रहा है कि नहीं, अपने एम्प्लॉयज का करियर किस तरह से वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसको प्लानिंग करने की आवश्यकता है? ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के प्रमोशन के लिए प्लानिंग नहीं करेगा तो हो सकता है जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। मैनेजर्स नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आल्सो। मैनेजर को यह भी आवश्यकता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन करें जो कि एम्प्लॉयज के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सर्व करें, मीन्स उनको एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म में उससे फायदा हो। दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। उनको आवश्यकता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए और उनको उनकी जो पूरी जो क्षमता है वो उनको पता हो कि वो क्या काम कर सकते हैं फ्यूचर में। वो जब उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए तो वो उससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। प्रमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स कैरियर। प्रमोशन कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके करियर के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशंस ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको एक ऐसी पोजीशन प्रोवाइड की जाए जहाँ पे उनको और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। दे यूजुअली मीन्स मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फाई। एम्प्लॉयज को और अधिक पे किया जाए, मीन्स उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, उनको अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए और उनको अधिक से अधिक जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जाए। मीन्स एम्प्लॉयज को अपने जॉब को करने के बाद उसको सेटिस्फाई होना बहुत ही आवश्यक है। जो काम उस एम्प्लॉय ने किया वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है। जो 8th स्टेप है नेक्स्ट, कंपनसेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू एस्टैब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान्स फॉर देयर एम्प्लॉयज। सभी ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यक है कि वो जो अपने एम्प्लॉयज के लिए वेजेस और सैलरी प्लान को एस्टैब्लिश करें। There are various ways to prepare different pay plans depending on the worth of the job. वो बहुत अधिक पे जो प्लान है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। यह इस बात पे डिपेंड है कि जॉब जो की है उन्होंने उसकी क्या वैल्यू है, उस जॉब की वैल्यू के बेस पे ही उनको सैलरी दी जाएगी। बेसिकली द प्राइस ऑफ द जॉब नीड टू बी डिटरमाइंड। बेसिकली जो जॉब है उसका प्राइस डिटरमाइन करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वो जो काम किया है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वैल्यूएबल है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी डिटरमाइन की जाती है। या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि कोई क्लर्क है तो उसकी सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, या फिर जैसे कोई IAS अधिकारी है तो उसकी सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। कंपनसेशंस देयरफॉर रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवार्ड गोइंग टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन रिवार्ड का काम करता है एम्प्लॉयज के लिए। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक वेज, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन एंड बोनस, एंड इनडायरेक्ट पेमेंट्स लाइक एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, वेकेशंस। इसको हम किसी भी फॉर्म में पे कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या होगी? अगर वेज देते हैं किसी एम्प्लॉय को तो उसको डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। फाइनेंस की पैसों की सैलरीज, इंसेंटिव देके कमीशन, बोनस। और इनडायरेक्ट जो पेमेंट की फॉर्म होती है वो क्या होती है? एम्प्लॉयज पेड इंश्योरेंस। जैसे कि एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, जब उसको कोई हेल्थ इश्यूज होगा तो उसकी जो पेमेंट है वो
वहां से हो जाएगी, उसको एम्प्लॉय को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर वेकेशंस, कोई जैसे छुट्टी वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर जैसे अधिक छुट्टी देता अपने एम्प्लॉयज को, तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट पेमेंट होगी उस एम्प्लॉय के लिए। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। जब डायरेक्ट फाइनेंस पे करते हैं एम्प्लॉय को तो उसके दो तरीके होते हैं, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। ये टाइम के बेस पे भी दे सकते हैं और जो एम्प्लॉय ने काम किया उसकी परफॉर्मेंस क्या थी उसके बेस पे भी दे सकते हैं। ए टाइम बेस्ड प्लान मीन्स सैलरी एंड वेज आर पेड आइदर डेली, वीकली और मंथली और एनुअली। टाइम बेस्ड जो प्लान होता है उसमें सैलरी और वेज की पेमेंट कैसे की जाती है, डेली बेस पे कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं या एनुअली कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान मीन्स सैलरी वेज आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। और परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्लान होते हैं उसमें जो सैलरी की पेमेंट की जाती है वो पीस वर्क के बेस पे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर में बी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम और हर। एग्जाम्पल के लिए एक वर्कर को पेमेंट की जाती है नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसने प्रोड्यूस की हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान। There are many methods of calculating the compensation under various incentive plans or reward performance. यहाँ पे compensation और incentive plans को देने के लिए बहुत से मेथड का यूज किया जाता है। Certain pay plans can be created which are a combination of time-based pay plus incentives for higher performance. कुछ पे प्लान्स ऐसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं जो कि किस किस का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टाइम बेस्ड पेमेंट का और हायर परफॉर्मेंस के लिए जो इंसेंटिव दिया जाता है, इन दोनों को प्लस करके भी एक अलग से प्लान बनाया जा सकता है। वेरियस प्लान्स में बी फॉर्मुलेटेड फॉर पेइंग एम्प्लॉयज टाइम बेस्ड वेज और सैलरी एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड बोनसेज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। अलग अलग प्लान भी बनाए जा सकते हैं एम्प्लॉयज की पेमेंट के लिए। ये वही बात बार बार बता रहा है कि हम किस तरह से अलग अलग प्लान बना सकते हैं टाइम के बेस पे और परफॉर्मेंस के बेस पे। बिसाइड्स देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी प्लान लाइक लीगल, यूनियन, कंपनी पॉलिसी एंड इक्विटी। और कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन पे प्लान्स को इफेक्ट करते हैं, उनके बेस पे भी प्लान्स तैयार किए जाते हैं। और जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो है लीगल, और जो यूनियन वगैरह होती हैं फैक्ट्रीज में, कोई कंपनी की पॉलिसी हो उसके अकॉर्डिंग और इक्विटीज के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग ये प्लान तैयार किए जाते हैं। Thus we see that as a process, staffing includes acquisition, retention, development, performance appraisal, promotion and compensation of the most important resource of an organization, that is its human capital. जो staffing जो process है उसमें acquisition, retention, development, performance appraisal, promotion, compensation, ये सारे जो important resource हैं वो सब include किए जाते हैं, that is its human capital. इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन कैपिटल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इट नीड टू बी केप्ट इन माइंड दैट सेवरल फैक्टर्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल इन द लेबर मार्केट। जैसे कि सप्लाई और डिमांड, किसी स्पेसिफिक कोई स्किल है किसी एम्प्लॉय में तो उसकी क्या डिमांड है मार्केट में और उसकी कितनी सप्लाई हो रही है। मीन्स जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को आईटी के बंदे चाहिए, किसी को एमबीए चाहिए, तो उन सब की जो है क्या डिमांड है मार्केट में और उसकी क्या सप्लाई हो रही है, ये सब चेक किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इसको चेक किया जाता है। लेबर मार्केट कंडीशन, मार्केट में लेबर की क्या कंडीशन है, जैसे कि हो सकता है काम बहुत ज्यादा है तो लेबर की कमी है मार्केट में, तो फिर उनके जो रेट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। लीगल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, और लीगल और जो पॉलिटिकल जो फैक्टर है उनको भी कंसिडर किया जाता है। कंपनीज इमेज, कंपनी की क्या इमेज है मार्केट में उसके बेस, और पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कोस्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट will influence the way recruitment, selection, training will be actually carried out. ये सारे फैक्टर जो हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग सब इन सब को इफेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टाफिंग प्रोसेस का जो टॉपिक था ये आज खत्म हो गया। इसके लिए हमें
3 वीडियो बनानी पड़ी हैं। जो 2 पहली जो वीडियो है उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।